गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मार्च 2026 का करंट अफेयर। क्या पढ़ने वाले बेटा? 28 मार्च 2026 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास में बेटा एकदम दिमाग खोल के बैठना है, क्लास को ठीक प्रकार से जो आपके दिमाग में, ताकि डाटा चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके हर एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जितने भी आपके प्रेजेंट में जो एग्जाम आने वाले हैं बच्चा, चाहे वो का हो चाहे XYZ जो भी हो, है ना, उनमें से आपके जो क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विश्व रंगमंच दिवस, है ना, वर्ल्ड थिएटर डे, है ना, वर्ल्ड थिएटर डे भी बोल सकते हैं आप, या इंटरनेशनल थिएटर डे भी बोल सकते हैं, कब मनाया जाता है ना। विश्व रंगमंच दिवस या विश्व थिएटर डे कब मनाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम विश्व रंगमंच दिवस के बारे में बात करते हैं, है ना। ये पहली बार मनाया गया था बेटा, ये पहली बार मनाया गया था 1962 में। कब मनाया गया था? पहली बार 1962 में मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कब मनाया गया था? 1962 में मनाया गया था, है ना। अच्छा, इसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, है ना। शुरुआत जो है ना, पहली बार तो 1962 में मनाया था, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, किसने की बेटा? तो इंटरनेशनल है ना थिएटर इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी, इंस्टीट्यूट ने की थी, ध्यान रखना। किसने की थी बेटा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी 1961 में। कब की थी बेटा? 1961 में की थी, और पहली बार ये मनाया था 1962, है ना। वर्ल्ड थिएटर डे जो है आपका है, वो पहली बार जो मनाया गया था 1962 में मनाया गया था, है ना। और इसकी शुरुआत जो है ना इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी 1961 में। और 2000 जो बेटा 26 में मनाया गया है, वो मनाया गया है 27 मार्च 2026 को मनाया गया है। हर साल 27 मार्च को जो है ना वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 2026 की थीम की बात करेंगे बेटा, ना थीम की बात करेंगे, तो थीम क्या थी बेटा, है ना, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, है ना। ये आपकी 2026 की वर्ल्ड थिएटर डे की थीम थी, है ना, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ये आपकी 2026 की थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ग्रह पर 11 नए उपग्रह की खोज की? क्लियर है? अभी हाल ही में किस ग्रह पर 11 नए, कितने बेटा? 11 नए उपग्रह, जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन चंद्रमा के नाम से भी आता है, डायरेक्ट उपग्रह नहीं पूछता है। किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर जो भी ग्रह लगाता है, उसे उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है ना। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर एक चंद्रमा नाम का एक उपग्रह है। क्या बेटा? चंद्रमा नाम का ये क्या है? उपग्रह है ना। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके और भी ग्रह हैं जिनके चक्कर और ग्रह लगा रहे हैं, तो इन्हें उपग्रह बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी को मानकर जो है ना बेटा, उपग्रह को एग्जाम में चंद्रमा के नाम से भी पूछ लिया जाता है ना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस ग्रह पर 11 नए चंद्रमा की खोज की गई है, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर चंद्रमा के नाम से भी आपको याद रखना है। ऐसा पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस ग्रह पर 11 नए चंद्रमा की खोज की गई है, या मून की खोज की गई है, या उपग्रह, कोई भी शब्द यूज कर सकता है। तो किस पर की गई बेटा? शनि ग्रह पर की गई है, ध्यान रखना, है ना। अभी हाल ही में शनि ग्रह पर 11 नए उपग्रह या चंद्रमा की खोज की गई है ना। अब बेटा जी ध्यान रखना, शनि ग्रह पर अब 285 उपग्रह हो गए हैं, है ना। नए सर्च के अनुसार अब जो है ना आपके शनि ग्रह पर जो आपके 285 उपग्रह हो चुके हैं, या चंद्रमा हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको मून ऑफ किंग भी कहा जाएगा, है ना। मून ऑफ किंग मतलब यहाँ पर जो है ना उपग्रहों का किंग है, ये सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? मून ऑफ किंग। इसके बाद 285 उपग्रह हो चुके हैं, या चंद्रमा हो चुके हैं। अच्छा, ये खोज किसने की थी बेटा? तो ये खोज की है ताइवान
है ना, ताइवान का एस्ट्रोनो एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमर्स ने की है। किसने की बेटा? एस्ट्रोनॉमर्स ने की है, आपको ध्यान रखना। ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने की है ना, ये आपको ध्यान रखना। किसने खोज की बेटा? ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोज की है अभी हाल ही में शनि पर 11 उपग्रहों की या 11 चंद्रमा की। क्लियर है? अब 285 हो गए हैं, इसको मून ऑफ किंग भी कहा जाएगा, है ना। वही हम बात करेंगे इसको, मतलब किस टीम ने किया है, ध्यान रखना बेटा। सिनिका ताइवान की सिनिका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ताइवान की सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, को लीड करने वाली टीम, है ना। टीम जो आपकी ये टीम जो है ना, इसको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था एडवर्ड एस्टोन, है ना। जो है ना टीम को गाइड करने वाले कौन थे बेटा? एडवर्ड स्टोन, है ना। और ये सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो टीम थी आपकी, उसको लीड किया था एडवर्ड। तो इस टीम ने जो है ना आपका खोज की है, ध्यान रखना। ये ताइवान की एस्ट्रोनॉमर्स की टीम थी, ये आपको ध्यान रखना बेटा। अभी हाल ही में 11 जो है ना आपके नए उपग्रह की खोज की है। किसने बेटा? ताइवान के एस्ट्रोनॉमी ने की है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। साथ ही में हम बात करेंगे बेटा, अभी हाल ही में इसी टीम ने ना 4 नए उपग्रह की खोज की है। किस पर? है ना, उपग्रह की खोज की है बेटा, बृहस्पति पर भी की है ना। 4 नए उपग्रह की खोज की है बृहस्पति पर और 11 की है शनि पर। ये ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने ही की है, ध्यान रखना आपको ना। क्लियर है? 4 नए। इस प्रकार से अब बृहस्पति में 101 उपग्रह हो गए हैं। कितने हो गए बेटा? 101 उपग्रह हो गए हैं। इनको मिलाकर ध्यान रखना, ये छोटे छोटे हैं, इनका व्यास लगभग 3,000 किलोमीटर या 2,000 या 1,000, छोटे छोटे हैं ना, ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन 11 की खोज की है, 4 बृहस्पति पर की है, ध्यान रखना है। क्लियर है? वही हम बात करेंगे बेटा और अन्य जो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह है ना। तो यूरेनस नाम सुना होगा आपने, यूरेनस। इसके पास बेटा 28 उपग्रह हैं, ध्यान रखना, है ना। यूरेनस के पास 28 उपग्रह हैं। नेपच्यून के पास बेटा 16 उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 हैं बेटा, मंगल के पास 2 हैं। पृथ्वी के पास 1 है। कौन सा बेटा? चंद्रमा बोलते हैं जैसे। और आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना। क्लियर है? शनि के पास 285 उपग्रह हो गए हैं, बृहस्पति के पास 4 हो गए हैं, है ना। यूरेनस के पास 28 है, नेपच्यून के पास 16 है, मंगल के पास 2 है, पृथ्वी के पास 1 है, शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड चर्च की पहली महिला कौन बनी जिन्होंने आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी का पद संभाला है? ध्यान रखना बेटा, इतिहास में इंग्लैंड चर्च की पहली महिला कौन बनी है जो आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी का जो पद संभाला है? ध्यान रखना बेटा, अभी तक के 1400 साल हो गए आपके, है ना। 1400 साल के इतिहास में, है ना, ऐसा पहली बार हुआ है ना, पहली बार हुआ है कि कोई महिला, है ना, आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी के पद पर बैठी हुई है। 1400 वर्ष के अभी तक के इतिहास में महिला कोई इस पद पर नहीं बैठी है ना। पहली महिला बनी बेटा सारा मुल्लाली। कौन बनी है? सारा मुल्लाली जो है ना, वो आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी पद पर पहली महिला बनी है जो इंग्लैंड की चर्च पर बैठी हुई है इस पद पर। ध्यान रखना आपको, इंग्लैंड चर्च की ये पहली महिला है जो आर्च बिशप ऑफ कैटरबरी के पद पर नियुक्त की गई है ना। 1400 साल के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये समारोह बेटा ध्यान रखना, इस समारोह में जो इंग्लैंड के प्रिंस है बेटा, है ना, इंग्लैंड के प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी, है ना, उनकी पत्नी कौन बेटा? कैथरीन, ये भी शामिल हुई, ध्यान रखना है ना। विलियम्स और कैथरीन, ये दोनों प्रिंस, है ना, और उनकी पत्नी कैथरीन, ये दोनों ही शामिल हुए। 14 साल के इतिहास में इस पद पर पहली महिला बैठी है बेटा, कौन बनी है?
साराह मुल्लाली, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, पहले इस पद पर कौन थे बेटा, पहले थे जस्टिन बेलवी। कौन थे बेटा, जस्टिन बेलवी पहले कौन थे, बिशप थे या आर्च बिशप थे, है ना। अब इस पद पर कौन आ गई बेटा, साराह मुल्लाली, है ना। ये इंग्लैंड चर्च की पहली महिला है जो इस पद पर बैठी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, 1400 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मलयाली अभिनेता का निधन हुआ है। अभी हाल ही में एक मलयाली अभिनेता का निधन हुआ है, एक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम है E.A. राजेंद्रन, है ना। इनका हाल ही में बेटा निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मलयाली कौन थे बेटा, अभिनेता थे, इनका निधन हुआ है E.L. राजेंद्रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मैटे फेडरिक्सन ने हार के बाद पीएम के पद से इस्तीफा दिया है ना। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री रही है, मैटे फेडरिक्सन, जिन्होंने अभी हाल ही में हार के बाद अपना इस्तीफा दिया है। तो वो देश का नाम है बेटा डेनमार्क, है ना। डेनमार्क देश की प्रधानमंत्री मैटे फेडरिक्सन जो है अभी हाल ही में हार गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। ये बेटा 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी, पीएम बनी थी बेटा डेनमार्क की, ध्यान रखना है। 2019 में ये पीएम बनी थी डेनमार्क की, है ना। और 2022 में ये फिर डबल से पीएम बन गई थी ना, और फिर अभी हाल ही में उन्होंने क्या दे दिया बेटा, इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये 2019 से लगातार पीएम रही है। इस देश की बेटा डेनमार्क की, नाम क्या है, प्रधानमंत्री मैटे फेडरिक्सन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक MC14 का शुरू हुई, है ना। तो कहाँ शुरू हुई ये पूछा गया है ना। अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक, है ना, कहाँ शुरू हुई, है ना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है बेटा, ये कब शुरू हुई, तो 26 मार्च को। कब हुई बेटा, 26 मार्च 2026 को ये शुरू हुई। क्लियर है, ये 4 दिवसीय है, कितनी बेटा, 4 दिवसीय ये बैठक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 दिन तक बैठक चलेगी। 26 मार्च 2026 को ये शुरू हुई, है ना बेटा। अच्छा ये कहाँ शुरू हुई बेटा, तो ये हुई बेटा, ये हुई आपकी याउंडे कैमरून में। कहाँ पर हुई, याउंडे कैमरून में शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वें नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक याउंडे कैमरून में शुरू हुई। कब शुरू हुई बेटा, 26 मार्च 2026 को। ये 4 दिवसीय बैठक है। इस बैठक में 160 से अधिक देश शामिल हुए, है ना, अधिक देश शामिल होंगे, है ना, देश शामिल होंगे, ध्यान रखना। 160 देश जो है आपके, उससे अधिक, है ना। 166 तो WTO के संगठन के देश है बेटा, सदस्य देश, है ना। तो 160 देशों से ज्यादा देशों की ये आपके मंत्री यहाँ पर होंगे, आपको ध्यान रखना है। इस बैठक की अध्यक्षता की बात करेंगे बेटा, किसकी अध्यक्षता की, तो अध्यक्ष कौन बने बेटा, लुइक मैंगलोर, मरवारगा अंटगाना। कौन बेटा, अंटगाना, ये ध्यान रखना, ये इसकी अध्यक्षता की इनने लुइक मैंगलोर, मवारगा और अंटगाना, है ना। इसका पूरा नाम है लुइक मैंगलोर मवारगा अंटगाना। आपको अंटगाना ही याद कर लेना, वही होता है ना, लंबा याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अंटगाना भी याद कर लेंगे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंटगाना ने की थी, तो आपको याद हो जाएगा लुइक मैंगलोर मवारगा अंटगाना, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी बेटा। अच्छा इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, इसको बैठक को उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है बेटा जो वैश्विक जो आपका होता है विश्व के, है ना, विश्व के जो व्यापार संबंधित मामले हैं, है ना, व्यापार संबंधित मामले जो होते हैं ना, है ना, मामले जो होते हैं उन पर है ना महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना, या महत्वपूर्ण, है ना, विषय पर चर्चा करना, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण विषय जो विषय हैं आपके व्यापार संबंधित, उन पर चर्चा करना इनका महत्वपूर्ण विषय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है,
तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जो आपका है WTO, इसकी जो है आपकी 14वीं नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक हुई है ना। और ये कहाँ हुई? याउंटे कैमरून में हुई। 26 मार्च को शुरू हुई, 4 दिवसीय होती है। 160 देश से अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष लुइक मैंगलोर बबारगा अंटगाना। और ये उद्देश्य क्या होता है इसका? वैश्विक व्यापार मामले का जो है ना महत्वपूर्ण मुद्दे पर करना, पर चर्चा करना है ना। ध्यान रखना बेटा, इसकी जो है ना हर 2 साल में ये बैठक होती है। आपकी ध्यान रखना, हर 2 साल में ये बैठक होती है। हर 2 साल में ये बैठक होती है मंत्री स्तरीय, है ना। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितने सालों में एक बार होती है? 2 साल में। हर 2 साल में ये बैठक होती है मंत्री स्तरीय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही हम बात करेंगे WTO का फुल फॉर्म होता है, पूछता है बेटा, ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना की बात करेंगे तो 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश इसमें बेटा 166 है, 166, है ना। WTO का फुल फॉर्म याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलेंगे। स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश इसमें 166 है, ये आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करेंगे, हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये बेटा स्टार लगा लो, आप IMP लगा लो, ये क्वेश्चन पूछेगा अभी आपका हालिया एग्जाम में। हमारे जो नेपाल बेटा है ना, बहुत पड़ोसी देश है, ध्यान रखना, है ना। अपनी जो नेपाल की सीमा है वो पड़ोस में ही है, और नेपाल से हमारे कोई ज्यादा खराब रिश्ते नहीं है ना। और नेपाल से क्वेश्चन आएगा, नेपाल से हमारे एक बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नेपाल से क्वेश्चन आएगा। हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बेटा ये ली है बालेंद्र शाह ने। IMP क्वेश्चन है बेटा, लगा लो आप, लगा लो IMP, क्वेश्चन आएगा। इनकी उम्र बेटा 35 साल है, ध्यान रखना, कितनी है बेटा? 35 साल इनकी उम्र है। बालेंद्र शाह जो है अभी हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। इनको आपको ध्यान रखना है। इनको शपथ दिलाई बेटा, शपथ दिलाई, इनको शपथ दिलाई है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने। रामचंद्र पौंडेल ने इनको शपथ दिलाई, ध्यान रखना है। शपथ किसने दिलाई है? रामचंद्र पौंडेल ने शपथ दिलाई। इनकी पद की शपथ दिलाई। 35 साल की उम्र है। और इनकी यदि हम बात करेंगे, इनकी पार्टी की बात करेंगे, किस पार्टी से हैं? तो ये इनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। क्या है बेटा? स्वतंत्र पार्टी इनकी है ना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इनकी है। इनकी उम्र 35 साल है। शपथ दिलाई किसने बेटा? रामचंद्र पौंडेल, जो कि राष्ट्रपति है नेपाल के, और नेपाल के इतिहास में अभी तक के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, PM बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत के PM मोदी भाग लेंगे, है ना। तो G7 का आयोजन कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी G7 शिखर सम्मेलन 2026 होने वाला है, और भारत की ओर डिसाइड हो गया है कि भारत के PM वहां पर जाकर हिस्सा लेंगे, है ना। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन कहाँ होगा? सबसे पहली बात तो बेटा G7 शिखर सम्मेलन जो आपका है वो कब होने वाला है? तो जून 2026 में होने वाला है ना। जून 2026 में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। जून 2026 में ये होने वाला है। और ये कहाँ होगा बेटा? एवियन लेस बेस में, है ना। एवियन लेस बेस में होगा ना। ये कहाँ है बेटा? ये फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। मतलब फ्रांस के एवियन लेस बेस में इसका आयोजन किया जाएगा जून 2026 में। इसमें भारत की ओर से भारत के PM मोदी इसमें भाग लेने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम बात करेंगे बेटा G7 की, है ना। G7 एक क्या है बेटा? उन्नत देशों का क्या है? आपका एक ग्रुप है ना। क्या है? एक ग्रुप है जिसमें 7 देश हैं। कितने देश है बेटा? 7 देशों का एक ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना, जो उन्नत किस्म के देश हैं। उन 7 देशों के नाम हम जी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कनाडा की, है ना। एक आपका होगा कनाडा, दूसरा आपका होगा बेटा फ्रांस, जहां इसकी बैठक होने वाली है ना। इसके बाद आपका आएगा जापान हो गया आपका, जर्मनी हो गया आपका, इटली हो गया बेटा, है ना, इटली हो गया। इसके बाद अमेरिका हो गया, और आपका एक UK हो गया। कितने होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका ग्रुप 7। क्या होगा बेटा? ग्रुप 7, ध्यान रखना, है ना। ग्रुप 7 की स्थापना की बात करेंगे तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? है ना। ये स्टेबल कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, जिसमें 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूके, ये 7 देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अभी हाल ही में बेटा 2026 में G7 की बैठक होने वाली है, फ्रांस के एवियन लेस बेस में होने वाली है, जहां पर भारत के पीएम मोदी जो है ना भाग लेने वाले हैं। वही हम बात करेंगे बेटा, एक बार जो है ना आपका ये G8 हो गया था, तो ना वही आपको पता रहना चाहिए बेटा। इसमें जो है ना आपका रूस को जोड़ दिया था ना, रूस को जोड़ा था बेटा 1997 में, है ना, 1997 में रूस को इसमें जोड़ दिया था, तो G8 हो गया था ये। लेकिन 2014 में इसको हटा दिया वापस, फिर क्या बन गया, G7 बन गया। ये आपको ध्यान रखना है ना, तो आपको G7 का आपको बिल्कुल रख लेना है बेटा, क्वेश्चन आता है, क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने घोषणा की है ट्रांसजेंडर महिलाओं और DSD वाले एथलीट्स अब ओलंपिक में महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकेंगे, क्लियर है। अभी तक क्या हो रहा था बेटा, जो पुरुष है वो अपना जो ट्रांसजेंडर करवा के, अपना जेंडर चेंज करवा के महिलाओं की जो एथलीट होती हैं उनमें भाग लेते थे और वो गोल्ड जीतते थे, है ना, जिससे जो महिलाओं वाले जो वर्ग होता था, है ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ये घोषणा कर दी है कि अब कोई भी पुरुष जो व्यक्ति है वो अपना ट्रांसजेंडर करवा, जो आपके हैं, है ना, अपना जेंडर जो चेंज करवा के जो है ना वो अब महिलाओं की श्रेणी में नहीं खेलेंगे, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, एक नया टेस्ट बना दिया कि जब भी खिलाड़ी होंगे बेटा, तो खिलाड़ी एक टेस्ट करवाएंगे, उस टेस्ट से पता लगेगा कि भैया ये, है ना, इसने ट्रांस मतलब जो है ना अपना जो जेंडर चेंज करवाया है कि नहीं करवाया, है ना। तो पहले टेस्ट होगा, इसके बाद उसको महिलाओं की श्रेणी में रखा जाएगा, है ना। क्या होता है ना, जेंडर चेंज करवा के ट्रांसजेंडर के रूप में वो महिलाओं की जो श्रेणी थी, महिलाओं का जो वर्ग होता है उसमें जाकर भाग लेते हैं, है ना। इसको उन्होंने बेटा एक प्रतिबंध लगा दिया है ना, ट्रांसजेंडर पर क्या लगा दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। और कब से लगाया बेटा, अब 2028 में जो आपका समर ओलंपिक होने वाला है ना, समर ओलंपिक होने वाला है बेटा, ध्यान रखना, है ना, ओलंपिक होने वाला है ना, 2028 में समर ओलंपिक होने वाला है, उसमें ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब पहले क्या है, खिलाड़ियों की जांच की जाएगी। जांच कैसे की जाएगी बेटा, लार, ब्लड और जो गाल स्लेब होता है ना उससे की जाएगी ना, गाल स्लेब, लार और ब्लड चेक किया जाएगा, और उसमें जो है ना आपका टेस्ट होगा SRY। क्या होने वाला है बेटा, SRY टेस्ट होने वाला है। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई जेन। फुल फॉर्म क्या है बेटा इसका, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई जेन, ये टेस्ट का नाम है। ये टेस्ट होगा पहले, इस टेस्ट को करवाने के लिए बेटा खिलाड़ी की लार का प्रयोग किया जाएगा, है ना, और जो आपकी गाल जो होते हैं ना, गाल स्लेव जो है ना वो देखे जाएंगे, गाल स्लेव, और साथ में ही जो है ना आपका ब्लड देखा जाएगा, रक्त देखा जाएगा, रक्त का चेकअप किया जाएगा। इन 3 उपयोग से जो है ना आपका ब्लड चेक होगा, पहले आपका सेक्स चेक किया जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, वाई क्रोमोसोम को देखा जाता है ना, वाई क्रोमोसोम को देखा जाता है, जो स्पेशली बेटा पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों के शरीर के विकास के लिए वाई क्रोमोसोम जरूर होता है। तो शरीर की बनावट जो होती है वो वाई क्रोमोसोम के द्वारा होती है ना। महिलाओं की जो आपकी होती है वो XX जो है ना क्रोमोसोम के द्वारा होती है, क्रोमोसोम के द्वारा, और पुरुष की होती है बेटा वाई क्रोमोसोम, है ना। वाई क्रोमोसोम ही निर्धारण करता है कि पुरुष है या नहीं है ना। तो ये इसका चेक करवाने के लिए, है ना, जो पुरुषों का जो शारीरिक विकास के लिए जो मेन होता है वाई क्रोमोसोम, उसका चेक किया जाएगा। जेंडर चेंज करवा दिया लेकिन क्रोमोसोम चेंज थोड़ा ना होंगे, है ना। तो वो क्रोमोसोम ही चेक करने के लिए, है ना, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन गेन जो है आपका एक टेस्ट किया जाएगा, ताकि वो आपका वाई क्रोमोसोम चेक कर सके, है ना। वो लार, ब्लड और गाल स्लेब के द्वारा चेक किया जाएगा, तभी जाके वो महिला की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वही हम बात करेंगे बेटा ये मुद्दा कब उठा था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुद्दा उठा था आपका, है ना, ये मुद्दा उठा था आपका कब, ये मुद्दा उठा था बेटा 2024 का जो समर ओलंपिक हुआ था ना बेटा, ओलंपिक हुआ था उसमें उठा था ना। 2024 के समर ओलंपिक में ये मुद्दा उठा था, ये चर्चा उठी थी ट्रांसजेंडर की, है ना। किसके ऊपर उठा था बेटा, 2 खिलाड़ी जो आपके ट्रांसजेंडर थे,
दो खिलाड़ी, दो ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने बेटा स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, जो ट्रांसजेंडर थे। कौन कौन थे बेटा? एक तो थे आपके अल्जीरिया, कहाँ के? अल्जीरिया, अल्जीरिया के बेटा कौन थे? मुक्केबाज। कौन थे? मुक्केबाज थे। इनका नाम था बेटा इमाम इमाम खलीफ, है ना, इमाम खलीफ, जिन्होंने मुक्केबाजी में अपना क्या जीता था? स्वर्ण पदक या गोल्ड जीता था। अल्जीरिया खिलाड़ी, ये ट्रांसजेंडर थे। वहीं हम बात करेंगे ताइवान के खिलाड़ी थे, ताइवान के खिलाड़ी थे बेटा जिनका नाम था लिन यू, लिन यू, लिन यू टिन, लिन यू टिन। इन्होंने बेटा स्वर्ण पदक जीता था। तो ये दो खिलाड़ियों की वजह से आवाज उठी थी किस पर? ट्रांसजेंडर के मामले में चर्चा उठी 2024 समर ओलंपिक में। इन दो खिलाड़ियों की वजह से इन्होंने दोनों ने ही गोल्ड जीता था। अल्जीरिया के मुक्केबाज इमाम खलीफ और ताइवान के लिन यू टिन, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था। और वही हम बात करेंगे पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन था, है ना, ओलंपिक में 2021 ओलंपिक में। ध्यान रखना बेटा, 2021 ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर, है ना, पहली ट्रांसजेंडर, है ना, पहली ट्रांसजेंडर बेटा न्यूजीलैंड की थी। कहाँ की थी? न्यूजीलैंड की थी। उनका नाम था बेटा, है ना, लॉरेल हवर्ड, है ना। ये कौन थी बेटा? एथलीट, वेट लिफ्टर थी। कौन थी बेटा? वेट लिफ्टर थी, है ना, वेट लिफ्टिंग करती थी ये लॉरेंस हवर्ड, ये न्यूजीलैंड की थी। ये पहली ट्रांसजेंडर शामिल होती है ओलंपिक में 2021 के में, है ना। फिर 24 में ये आपका क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्शन उठा दिया गया अल्जीरिया की मुक्केबाज इमाम खली और ताइवान की लिन यू, इसके चक्कर में अब जो है ना आपका डायरेक्टली बोल दिया है कि अब ये ट्रांसजेंडर जो है ना महिला श्रेणी में नहीं खेलेंगे, डायरेक्टली बोल दिया है ना। चलिए भाई हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे। तो आईओसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉच। कौन है बेटा? थॉमस बॉच। ये आपको ध्यान रखना है, LOC मतलब फुल फॉर्म जानना है आपके लिए, ध्यान रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास आपकी खत्म हो गई है। इतना ही आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, ये ओलंपिक वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, नेपाल वाला मतलब आज की क्लास में 100% क्वेश्चन आपको छापने वाले आएंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। छाप लो बढ़िया मस्त दिमाग के अंदर और एग्जाम में करके जाओ। 3 क्वेश्चन जो है ना आपके लगातार जो है ना इस साल आपको काम आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन तो आपको 2028 तक काम आने वाला है। ओलंपिक वाला, है ना, ओलंपिक वाला 2028 तक काम है, क्योंकि 28 में होगा ओलंपिक, तो 28 तक लगातार ये काम आने वाला है। 2 साल, लगभग 2 साल ये काम आने वाला है। नेपाल का जो अभी इस साल एक बार काम आएगा, है ना, लगभग क्वेश्चन आपकी जो है ना एग्जाम में आने वाले हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।